society is like having khayali pulao for going for redevelopment without having conveyance rights with them. तो खाली imagination में रहेगा, reality में आने में सालों साल निकल जाएंगे. क्या मुंबई में ऐसे बिल्डिंग्स हैं जिसका कन्वेंस नहीं हुआ है अब तक जो रीडेवलपमेंट में जाना चाहते हैं? मुंबई में आपको यकीन नहीं आएगा, मुंबई ऐसी सिटी है जहाँ पे more than 80% of the buildings don't have conveyance. 80%? Yes, they don't have conveyance with them. In my last 15 years of legal professional career, I feel the redevelopment project created process is not very complex. It is made sound like complex by sometimes, unfortunately, some of the lawyers, sometimes developers or sometimes consultants also don't take efforts to decode or simplify it. Society members should be fearless. They are investing the biggest thing in the project, that is their ownership of the units and the land, and they are all entitled to demand and get into a best possible negotiation, and they should not shy away from that at all. I have seen a lot of time people complaining about, usually it works like जहाँ पे उनको 1,000 square feet का घर था किसी resident का. Now in redevelopment, he is expecting much more than that. And then when the development starts, usually they complain a lot that they have got a very lesser space than the 1,000 square feet carpet. So what would you say about this? ट्रांजैक्शंस जब स्ट्रक्चर होता है तब कौन से टाइप का कारपेट एरिया आपको ऑफर किया जा रहा है, इसके ऊपर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है. अभी रेरा कारपेट डिस्क्रिप्शन आता है, दैट इंक्लूड्स एवरीथिंग inside the external walls is the area that you will get, including the area that will get covered under the internal walls. So just to understand, पहले जो मोफा का एरिया था अब कैलकुलेशन रेरा पे आ जाएगा. तो डिफरेंस तो काफ़ी ज़्यादा है दोनों में भी. Yes. So how do you tackle that? जो भी नए डॉक्यूमेंट्स हो गए उसमें रेरा कारपेट एरिया एज अ रेफरेंस आता है क्लियरली. पहले बिल्टअप एरिया या सुपर बिल्टअप एरिया ये टर्मिनोलॉजी थे. सुपर बिल्डअप एरिया मतलब कॉमन एरिया का भी पोर्शन आपके सुपर बिल्डअप से एडजस्ट हो जाएगा, तो एक्चुअली वेरिएशन 30-40% का रहता था. सो दैट यूज्ड टू बी अ डिस्टर्बिंग रियलाइजेशन फॉर मेंबर्स आफ्टरवर्ड्स, बिकॉज उनको शायद सुपर बिल्डअप एरिया टू एक्चुअली यूजेबल एरिया का वो गैप असेस करने में समझ में टाइम लगता था. Good PMC consultants are the solution for this problem, because PMC consultant खुद के bidding document से IOD plan, building plans को assess करते समय time to time सोसाइटी मेंबर्स को अपडेट दे सकते कि क्या हो रहा है साइज वाइज. हमारे पास एक एग्जांपल भी है जिसमें हमारे सोसाइटी मेंबर्स के अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से शायद उनको लगा सीलिंग हाइट कम आ रही है कंपेयर टू व्हाट वाज प्रॉमिस, एरिया हमको कम मिल रहा है कंपेयर टू व्हाट वाज प्रॉमिस. तो उसके चलते हमने एक इंटरिम इंस्पेक्शन करवाया न्यूट्रल पार्टी से. तो डेवलपर और सोसाइटी दोनों साथ में आए, उन्होंने एक ऑडिटर लगवाया, स्ट्रक्चरल ऑडिटर, एंड ही वेंट अबाउट डूइंग इंस्पेक्शन ऑफ ऑल द पॉसिबल टाइप और मॉडल्स ऑफ द फ्लैट्स. तो जिसके चलते वी कुड असेस देयर वाज 15% वेरिएशन. So yes, problem is real, it does exist, but way to solve that problem is not waiting till the end of the completion of project. आपको चलते हुए ही assessment, measurement, counter check, cross checks करते रहना है. उसके लिए PMC को आपको कंटिन्यूसली साथ में रखना है, और वो वेरिएशन समझ में आने के बाद लॉयर के पास आके आपको आपकी रीडेवलपमेंट एग्रीमेंट में क्या प्रोविजन है. जब शॉर्टफॉल होता है तो एक परसेंटेज रहता है जिसमें टॉलरेंस लेवल फिक्स की रहती है, जिसमें 1 to 2% टॉलरेंस इज देयर. बट अगर ये वेरिएशन बियॉन्ड टॉलरेंस लेवल है तो उसके कॉन्सिक्वेंस भी आपको रीडेवलपमेंट में एग्रीमेंट रहने चाहिए, जिसमें कॉम्पनसेशन क्या आएगा या करेक्शंस क्या रहने चाहिए वो आपको गाइड कर सकता है. तो इस सिनारियो में डेवलपर्स एंड सोसाइटी शुड माइंडफुली अपने डॉक्यूमेंट में ये सब चीज़ें लिख के रखें, सो दैट रियलिटी में अगर कम ज़्यादा एरिया आ रहा है तो उसका कॉन्सिक्वेंस भी वहाँ से आपको मिल जाए. The difference should not be much. You are saying 1 to 2% का variations is okay, not more than that. सोसाइटी डेवलपर के बीच में इसका भी निगोशिएशन होता है टॉलरेंस लेवल का. आई हैव सीन एग्रीमेंट्स इन विच 2% टॉलरेंस लेवल वाज फाइनलाइज्ड. आई हैव सीन एग्रीमेंट्स इन विच 5% टॉलरेंस लेवल वाज आल्सो अग्रीड. सो आई वुड से अप टू 5 इज समथिंग is normal in real estate market to go about agreeing. Tell me 2 to 3 points where you think while choosing a developer उनको दिमाग में अपने रखने चाहिए एक सोसाइटी को when they are going for a redevelopment. सोसाइटी ने उनके प्रोजेक्ट को लेके जो एक्सपेक्टेशंस है वो बिडिंग डॉक्यूमेंट में अगर क्लियरली लिख दी है, उसके हिसाब से फर्स्ट लेवल फिल्ट्रेशन
ऑफ डेवलपर्स विल हैपन देयर, वहाँ पे फिल्टर हो जाएंगे डेवलपर्स। कोई भी अगर ऑफर लेके आता है डेवलपर, तो सोसाइटी ने पहले उस डेवलपर का ट्रैक रिकॉर्ड देखना चाहिए, दो तरीके का। एक प्रोजेक्ट्स कंप्लीशन रेटेड ट्रैक रिकॉर्ड, जिसमें उन्होंने कुछ चालू किया है तो कितना टाइमली ख़त्म किया है, वो उस प्रोजेक्ट्स को जाके विजिट करना चाहिए। कुछ ऑक्यूपेंट्स के साथ बात करनी चाहिए कि कंस्ट्रक्शन क्वालिटी कैसा है, आफ्टर सेलिंग और आफ्टर गिविंग पोजीशन कुछ चैलेंजेस आए हैं क्या। सेकेंड ट्रैक रिकॉर्ड इज ऑन लिटिगेशन और लीगल कंप्लायंस साइड, कि यही डेवलपर के अगेंस्ट कुछ केसेस थे क्या, सोसाइटी ने फाइल किए हुए, या कुछ तरीके से नॉन कंप्लायंस हुए बीएमसी की तरफ से या रेरा की तरफ से। ये दो चीज़ें सोसाइटी को बहुत कैटेगरिकली देखना है डेवलपर के बारे में। थर्ड एंगल कुड बी दैट फाइनेंशियल साउंडनेस, कि डेवलपर के पास खुद के फंड्स है या डेवलपर टोटली रिलाई कर रहा है या प्रोजेक्ट के सेलेबल एरिया से ही। डेवलपर खुद that is very important, यस खुद फाइनेंशियली प्रिपेयर्ड है कि नहीं इस तरीके के ट्रांजैक्शंस को चलाने के लिए। बिकॉज हम बोलते हैं रियल एस्टेट कंपनीज, बट द बिजनेस इज नो लॉन्गर रिमेनिंग ओनली अबाउट रियल एस्टेट, इट हैज बिकम मच ऑफ फाइनेंस मैनेजमेंट ऑल्सो, कैश फ्लो मैनेजमेंट ऑल्सो। सो आपको उस डेवलपर का फाइनेंशियल फिजिबिलिटी भी देखना है कि किस तरीके से वो हैंडल करने वाला है प्रोजेक्ट, उसके अरेंजमेंट्स और रिसोर्सेज क्या है प्लेस। एंड अगर स्कोप मिलता है आपको वाइडर रेंज से सिलेक्शन करना है, आपको मल्टीपल ऑफर्स लेने हैं, कोई भी डेवलपर आपको सिर्फ ज़्यादा एरिया दे रहा है इसलिए वो क्राइटेरिया नहीं होना चाहिए उनके साथ जाने का। आपको लेजिटिमेट और मैनेजेबल एरिया एक्सपेक्टेशंस के साथ ही जाना है, जो आपका पीएमसी आपको देगा इन फिजिबिलिटी रिपोर्ट। सो जो डेवलपर आपके फिजिबिलिटी रिपोर्ट के आसपास है, with standard offerings, standard promises, standard timelines, standard corpus, that is the balanced way to go about it. कोई exaggerate करके कुछ ज़्यादा ही दे रहा है, आपको red flags देखना है इसमें, and to understand कि why he is trying to do something extra than the standard norms, और उसके ऊपर due diligence करना बहुत ज़रूरी है फिर। That's completely true, and I feel there is one more aspect to it. If we should look at how much redevelopment project the developer has also done. Yes. Right. So number of projects, completion rate, and post-completion satisfactory level of societies and tenants is something also needs to be checked to see that whether he or she, that developer or that company is a right fit for their redevelopment or not. क्या एक मेंबर सोसाइटी का पूरा एंटायर रिडेवलपमेंट वर्क को रोक सकता है? Yes, एक मेंबर भी काफ़ी है पूरे रीडेवलपमेंट प्रोसेस को रोकने के लिए। अगर डेवलपर कोई भी तरीके की एक्शन बियॉन्ड अग्रीड रीडेवलपमेंट एग्रीमेंट टर्म्स करता है, लेआउट प्लान के बाहर जाते हुए करता है, जो एक तरीके का क्लियर डेविएशन दिखता है, उस चीज़ को एक मेंबर भी काफ़ी है सोसाइटी के बिहाफ पे या इंडिविजुअल कैपेसिटी में किसी कोर्ट में, सिविल कोर्ट में एक केस फाइल करके इस चीज़ के ऊपर स्टे ला सकता है और कंस्ट्रक्शन प्रोसेस को करेक्ट करने तक रोक लगा सकता है। व्हाट इज़ द मोस्ट बेसिक डॉक्यूमेंट फर्स्ट टाइम डेवलपर्स शुड चेक बिफोर अंडरटेकिंग अ रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट? रीडेवलपमेंट प्रोसेस को चालू करने के लिए एक बहुत क्रिटिकल राइट होना चाहिए डेवलपर के पास, दैट इज़ राइट टू सोसाइटीज़ के पास, दैट इज़ राइट टू स्टार्ट रीडेवलपमेंट रिलेटेड प्रोसेस, जो कन्वेंस के साथ आती है। तो अगर कन्वेंस ही नहीं है सोसाइटी के पास, कन्वेंस माने जो ज़मीन है जिसके ऊपर सोसाइटी खड़ी है उस ज़मीन का ओनरशिप राइट्स। ओके, तो विदाउट कन्वेंस सोसाइटी कैन नॉट डिस्कस और अग्री to get into redevelopment transaction with society developer. क्या मुंबई में ऐसे बिल्डिंग्स हैं जिसका कन्वेंस नहीं हुआ है अब तक, जो रीडेवलपमेंट में जाना चाहते हैं? मुंबई में आपको यकीन नहीं आएगा, मुंबई ऐसी सिटी है जहाँ पे more than 80% of the buildings don't have conveyance. 80%? Yes, they don't have conveyance with them. It's a massive number, and it is all about them not being aware about the importance of having conveyance. Only जब सोसाइटी रीडेवलपमेंट ये टॉपिक को छेड़ती है तब जाके उनको रियलाइज़ होता है कि अरे हमारे पास कन्वेंस होना चाहिए था, आज हमारा ये जर्नी आसान हो जाती थी। आप सोसाइटीज़ के एग्जांपल देखने जाओगे तो आपको यकीन नहीं आएगा। इट इज़ नॉट ओनली बिकॉज ऑफ लैक ऑफ एजुकेशन और अवेयरनेस। सोसाइटीज़ इवन फ्रॉम सोबो, कुलाबा हो जाए, मलाबार हिल्स हो जाए, वर्ली हो जाए, इवन वहाँ के सोसाइटीज़ के पास उनका कन्वेंस नहीं है, एंड दे जनरली स्टार्ट द होल प्रोसेस ऑफ getting conveyance or going for deemed conveyance when they zero down on necessity for going for redevelopment. तब वो डेवलपर की तरफ से प्री कंडीशन आती है, आप डेवलपमेंट राइट्स के लिए काबिल तो बनिए, आप डेवलपमेंट राइट्स के लिए
ओनर तो बनिए जगह के, जिस प्लॉट को आप मुझे देना चाहते हैं फॉर रीडेवलपमेंट। जो कंस्ट्रक्ट हुआ था आई मीन 30-40 ईयर्स अगो, क्या अभी उसका कन्वेंस मिल सकता है उनको? क्यों नहीं, वेरी मच, एज लॉन्ग एज आपकी सोसाइटी उस जगह को ऑक्यूपाई कर रही है, आपकी कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी बनी है या कॉन्डोमिनियम अपार्टमेंट बना है, तो उस जगह को लेके आपके पास ओनरशिप राइट्स आने चाहिए। कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट में लिखा है, कॉन्डोमिनियम फ्लैट्स अपार्टमेंट एक्ट में भी लिखा है। कॉन्डोमिनियम फ्लैट्स अपार्टमेंट एक्ट में बाय डिफॉल्ट आपको ओनरशिप इन रेशियो ऑफ योर अपार्टमेंट जगह की मिल जाती है, तो वहाँ पे आपका सिंप्लीफाइड वर्जन है। बट कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट में जो क्रिटिकल स्टेप थी, जिसमें सोसाइटी ने अप्लाई करना था डेवलपर को या अर्लियर ओनर को कि भाई हमारी सोसाइटी तो खड़ी हो गई है, अभी हमको इसका ओनरशिप राइट दे दो, वो प्रोसेस ही कभी चालू नहीं होता है। लैक ऑफ अवेयरनेस एक रीज़न है, ऑकवर्ड कॉन्वर्सेशन है, उस सिनारियो में शायद कुछ डिमांड आ गई तो इसके लिए हम कैसे डील करें, ये चीज़ को लेके भी सोसाइटीज़ रुक जाती है। बट अभी डीम कन्वेंस एक प्रोसेस है, जिसके चलते अगर अर्लियर ओनर या डेवलपर आपको कन्वे नहीं कर रहा है राइट, तो आपको रजिस्ट्रार ऑफिस से, डेप्यूटी रजिस्ट्रार ऑफिस से सपोर्ट मिलेगा और आपको वो ट्रांसफ़र हो जाएगा, प्रोवाइडेड यू क्वालिफाई एंड सेटिस्फाई फ्यू बेसिक एलिमेंट्स, जिसके चलते आपका रजिस्टर्ड सोसाइटी होना ज़रूरी है, आपके पास उस डेवलपमेंट सिनारियो पर्टेनिंग डॉक्यूमेंट्स चाहिए, आपको एरिया आइडेंटिफाई करके आना चाहिए और आपके पास पूरे लेआउट प्लान्स और डॉक्यूमेंट्स कंप्लीशन सर्टिफिकेट्स तक रहने चाहिए, जिसको चलते आप एक प्रॉपर एप्लीकेशन ऑफ डीम कन्वेंस फाइल कर सकते हो। और उसके एक प्रोसेस के बाद, वेरिफिकेशन के बाद आपको वो लैंड आपके नाम पे करवाने का ऑर्डर आ सकता है डेप्यूटी रजिस्ट्रार के तरफ से, डायरेक्टिंग द अर्लियर ओनर और डेवलपर टू ट्रांसफर द लैंड इन सोसाइटीज नेम। ये मैंडेटरी चीज़ है बिफोर एनी सोसाइटी थिंकिंग फॉर गोइंग फॉर रीडेवलपमेंट। अदरवाइज सोसाइटी इज लाइक हैविंग ख्याली पुलाव फॉर गोइंग फॉर रीडेवलपमेंट विदाउट हैविंग कन्वेंस राइट्स विद देम, तो खाली इमेजिनेशन में रहेगा, रियलिटी में आने में सालों साल निकल जाएंगे। क्या ऐसा भी हो सकता है कि किसी प्रोजेक्ट को कन्वेंस डीड मिले ही ना आफ्टर 30 ईयर्स, ऐसा भी सिनेरियो आ सकता है? अगर ऐसा सिनारियो आता है तो इट इज़ वर्थ टेकिंग टू द कोर्ट, बिकॉज डेप्यूटी रजिस्ट्रार के सामने ऐसे सिचुएशन बहुत बार आ चुके रहते कि लैंड ओनर ही नहीं मिल रहे हैं, वही ट्रेसेबल नहीं है, या जो डेवलपर कंपनी थी जिन्होंने ये डेवलपमेंट की और सोसाइटी को क्रिएट किया, वो डेवलपर कंपनी एग्जिस्टेंस में नहीं है, वो पार्टनर्स एक दूसरे के से मिलना नहीं चाहते या अवेलेबल नहीं है या इंटरेस्टेड नहीं है। तो ये बहुत कॉमन सिचुएशंस है जो डेप्यूटी रजिस्ट्रार एवरी डे फेस करता है। उनके पास प्रेसिडेंट्स है, ऑर्डर्स है, दे नो हाउ टू गो अबाउट पासिंग नेसेसरी ऑर्डर्स टू इम्प्लीमेंट योर एप्लीकेशन फॉर डीम कन्वेंस। ऐसे सिनेरियो में जहाँ पे एक डेवलपर ने प्रोजेक्ट ले लिया रीडेवलपमेंट के लिए एंड द वर्क्स ऑलरेडी स्टार्टेड, बट ही हैज़ स्टॉप्ड पेइंग यू रेंट एंड वहाँ पे जब यू नो साइड में भी स्लो डाउन दिख रहा है, सो व्हाट इज़ द फर्स्ट एक्शन दैट द सोसाइटी मस्ट टेक अगेंस्ट द डेवलपर? सोसाइटी के और डेवलपर के बीच में जो रीडेवलपमेंट एग्रीमेंट रहता है, उसमें ये सिनारियो भी कैप्चर करना ज़रूरी है कि इन द इवेंट ऑफ डिफ़ॉल्ट of A, B, C, D things, one of the scenario is non-payment of transit compensation or accommodation pertaining charges. तो हार्डशिप कॉम्पनसेशन जो कैटेगरी में हम इसको डाल सकते हैं रेंटल ऑब्लिगेशन को, अगर वो नहीं आ रहा है टाइमली, तो उसको लेके आप सोसाइटी के लेवल पे पहले एक लेटर जा सकता है डेवलपर को, ये डिफ़ॉल्ट बताते हुए और पॉइंट आउट करते हुए कि दिस इज़ फॉलिंग इनटू डिफ़ॉल्ट, आप ये डिफ़ॉल्ट क्योर कर सकते हो, गिवन क्योर पीरियड तो ठीक है, otherwise we will treat this as a breach of contract after so and so period. Now once that period is over, it also gives society a right to terminate the agreement, because breach of contract, breach of redevelopment agreement is meaning society has right to come out of that agreement. सेकेंड, पेनल्टी क्लॉजेस डाल सकते हो आप, जिसकी वजह से अगर डिले हुआ तो इंटरेस्ट कंपोनेंट आप क्लेम करने के लिए एंटाइटल रहोगे। अगर कंसेक्यूटिव 2 या 3 डिफॉल्ट्स रहेंगे तो आप आपके ड्यूरेशंस या फ्रीक्वेंसी ऑफ पेइंग रेंट को आप चेंज कर सकते हो। अगर मंथली पेमेंट्स में डिफ़ॉल्ट आ रहे तो आप उसको एनुअली चेंज कर दो, तो एक साथ आप मंथ ईयर ऑन ईयर का कलेक्ट करके रख सकते हो। अगर आपको लगता है डेवलपर आपको पूरा 1 साल का रेंट देने में कंफर्टेबल नहीं है किसी कारणवश, तो आप एक एस्क्रो मैकेनिज्म पिक्चर में ला सकते हो कि थर्ड पार्टी ये रेंटल पेमेंट्स होल्ड करेंगी और सोसाइटी को मंथ ऑन मंथ बेसिस पे देते रहेंगी। तो बहुत सारे सिनारियोज में सोसाइटी कैन फाइंड सोल्यूशन। अल्टीमेट इज, अगर साल भर अगर आपको रेंटल कंपोनेंट नहीं आ रहा है जो हार्डशिप कॉम्पनसेशन था, तो इट्स अ
good signal for society to consider going for either termination or society to go for an arbitration in which society can seek specific performance of that obligation that developer had undertaken. Okay. And we have talked a lot about, I mean, the residents part or the society part. Now let's talk about the developer, a new, fresh developer who has just done few new projects, and now wants to take up a redevelopment project. So what would you say about that? What are the basic things that he must take care in the beginning before going for any such project? So new developer who is trying to start with very first redevelopment project should have a very strong checklist that what kind of documentation he is going to first get from society from the point of view of conveyance to start with, mandatory thing. Then the current managing committee, whether they are given power by all the members under general body meeting to even initiate the process of redevelopment. तो पहले सोसाइटी के बोर्ड मीटिंग्स और जनरल बॉडी मीटिंग्स में रेजोल्यूशंस ऐसे रहने चाहिए जिसके चलते प्रोसेस ऑफ रीडेवलपमेंट टू फाइंड अ डेवलपर हैज टेकन प्लेस और नॉट. Thirdly, developer should also call for a feasibility report that society has conducted through society's own appointed project management consultant. ये तीन चीज़ों के बाद ही डेवलपर आपके प्रोजेक्ट को सीरियसली देखेगा. अगर इसमें से एक भी चीज़ मिसिंग है, डेवलपर ने कोई भी सोसाइटी के पास रीडेवलपमेंट टॉक्स चालू करने की सिचुएशन ही नहीं आ सकती है. तो ये तीन मैंडेटरी चीज़ें बनती है डेवलपर्स के लिए. उसके बाद मेंबर्स के रिकॉर्ड्स को इवैल्यूएट करना ज़रूरी है क्योंकि सोसाइटी के मेंबर्स जो रहते हैं उनके ओनरशिप डॉक्यूमेंट्स क्लियर है क्या, उनके कोई फ्लैट्स तो कोई लोन डिफ़ॉल्ट के लिए अटैच तो नहीं है ना, उनके फ्लैट्स को लेके भी कोई इंटरनल डिस्प्यूट्स तो चल नहीं रहे फैमिली मेंबर्स के बीच में, अगर कोई मेंबर एक्सपायर हुआ है तो उसके लीगल एयर्स प्रॉपरली रिकॉर्ड पे आए हैं कि नहीं, ये सब देखना ज़रूरी है. फोर्थली सोसाइटी ने उनके टैक्सेस टाइमली पे किए कि नहीं, उनके लाइबिलिटीज़ तो क्लियर किए कि नहीं, वाटर हो गया, म्यूनसिपैलिटी हो गया, ऑल ऑब्लिगेशंस आर दे क्लियर इनफ अबाउट दोज थिंग्स और नॉट. ये सब चीज़ों को देख के डेवलपर कैन गेट इन टू दैट प्रोसेस. एंड लास्टली थोड़ा टेक्निकली एज ए लॉयर आई मे नॉट गिव एब्सोल्यूट ऑथेंटिसिटी और अथॉरिटेटिव शेयरिंग ऑन दिस, बट डेवलपर के कंसल्टेंट्स ने भी ये देखना है कि लेआउट प्लान किसी दूसरे डेवलपमेंट प्लान के स्कीम के अंदर रिजर्वेशन में तो नहीं है ना, इसमें कोई सेटबैक एरिया तो अप्लाई नहीं हो रहा है, कोई जगह एक्विजिशन में तो नहीं जा रही है ना. तो ये सब एक एक्सटर्नल ड्यू डिलिजेंस भी करना बहुत ज़रूरी है डेवलपर ने. बट जनरली डेवलपर के पास खुद के टेक्निकल असेसमेंट टीम रहती है, सो दे आर ऑलवेज गोइंग टू लुक इन टू दैट. बट अगर कोई फर्स्ट टाइम एक्सप्लोर कर रहा है, जनरली प्रायर एक्सपीरियंस ऑफ ओनली कंस्ट्रक्शन वर्क एंड नाउ गेटिंग इन टू मोर लाइक अ डेवलपर टू स्टार्ट विद द बेसिक अंडरस्टैंडिंग एंड अरेंजमेंट, तो उनको थोड़ा 360 डिग्री रिसर्च करना है ऑन टेक्निकल फिजिबिलिटी, कॉर्पोरेशन पॉइंट ऑफ व्यू, रिजर्वेशन और चैलेंजेस सिनारियोज. एंड जो पहले मैंने लिस्ट बताई 4 से 5 चीज़ों की, ये चीज़ों के साथ ही नए डेवलपर ने किसी प्रोजेक्ट को देखना चाहिए. What are the basic things a society must ask from the developer before signing up a redevelopment? So suppose we are talking about situation where offer has been accepted, Yes. Selection has been done, but we are yet to sign redevelopment agreement. Yes. In that scenario, society members should ask for, society members ने mandatorily propose plans क्या है, इसके ऊपर एक प्रॉपर डिटेल प्रेजेंटेशन लेना चाहिए फ्रॉम डेवलपर, जिसमें बड़े स्क्रीन के ऊपर या फिर आपको एक्चुअल साइज ऑफ प्लान्स की कॉपीज डेवलपर सप्लाई करे, जिसमें आपको बाकायदा समझे कि मेरा रीहैब कंपोनेंट फॉर टेनेंट्स कहाँ पे आने वाला है और डेवलपर का फ्री सेल कंपोनेंट कहाँ पे आने वाला है, डेवलपर कौन से टाइप के एमिनिटीज़ देने वाला है, डेवलपर का पार्किंग प्रोविजंस क्या है, जिसमें टेनेंट्स के पार्किंग्स कहाँ पे, रीहैब के कहाँ पे, एमिनिटीज़ का एग्जैक्ट लोकेशन कहाँ पे आने वाला है, लिफ्ट्स कितने रहने वाली, ये सब छोटे छोटे चीज़ों का नॉट ओनली डॉक्यूमेंट्री फॉर्म में बट ऑल्सो लेआउट में, लोकेशंस फॉर्म में इंफॉर्मेशन लेना बहुत ज़रूरी है. और उसको चलते एक लार्जर जनरल बॉडी में वो प्लान्स को सोसाइटी मेंबर्स ने अप्रूव कराना ज़रूरी है. उसके बाद उसको आप अटैच करके रीडेवलपमेंट एग्रीमेंट एग्जीक्यूट कर सकते हो. बेसिक टाइमलाइंस के ऊपर भी आपको क्लैरिटी चाहिए कि डेवलपमेंट एग्रीमेंट के साइन करने के बाद ऐसे क्या स्टेप्स होने वाले हैं, वहाँ से 3 इयर्स पीरियड्स चालू होगा या 4 ईयर का टेन्योर चालू होगा फॉर रीडेवलपमेंट प्रोसेस. सो टाइमलाइंस एंड डिस्क्लोजर्स आर इम्पॉर्टेंट थिंग जो सोसाइटी मेंबर्स ने बिफोर साइनिंग रीडेवलपमेंट एग्रीमेंट्स मंगवाने चाहिए, स्टडी करने चाहिए, लॉयर और पीएमसी का ओपिनियन लेना चाहिए. उसके बाद
रीडेवलपमेंट एग्रीमेंट के लिए वो Sign जा up सकते करना हैं। चाहिए। यस Now, for any instance, something went wrong, and in that scenario, RERA is not going to protect their interest. RERA is going to protect the interest of the units, the sold units, right? तो इनके लिए अभी क्या कोई स्पेशल ट्रिब्यूनल कोर्ट है या नॉर्मल हम लोग जैसे कोर्ट पे अपील करते हैं? What is that they are going to do? Where they are going to knock the door? Sure. So, firstly, why RERA is not helping them? I like to highlight that because society and developer are coming together. वो साथ में आ रहे हैं टू डू अ रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट जिसमें सोसाइटी का कंट्रीब्यूशन है उनके पुराने घर। तो एक रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए ये दोनों ना प्रमोटर को प्रमोटर की पोजीशन अटेन करते हैं। ओके तो बिकॉज ऑफ दैट रेरा में इनका भी एक पोजीशन जाता है एज अ प्रमोटर। तो प्रमोटर एंड को प्रमोटर या दो प्रमोटर्स के बीच में के डिस्प्यूट्स आर मोर लाइक कॉन्ट्रैक्चुअल डिस्प्यूट्स। तो उसके लिए रेरा एज अ फोरम इज़ नॉट अवेलेबल फॉर सोसाइटी मेंबर्स। उनके लिए उसी रीडेवलपमेंट एग्रीमेंट में डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मेथड मेंशन की जाती है जिसमें टाइप्स ऑफ डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मेथड में आर्बिट्रेशन आता है, मीडिएशन आता है, निगोसिएशन आता है, कंसिलिएशन आता है। सो जनरली आर्बिट्रेशन इज़ द मोस्ट कॉमन मेथड दैट इज़ मेंशन। आर्बिट्रेशन मतलब जो भी कोर्ट प्रोसीडिंग्स किसी प्राइवेट डिस्प्यूट के लिए या कमर्शियल डिस्प्यूट्स के लिए फाइल करने के बाद स्टेप्स लिए जा सकते थे कोर्ट्स में, उसको आप एक प्राइवेट सेटअप में ला रहे हो। तो एक वेल क्वालिफाइड या रिटायर्ड जज एज एन आर्बिट्रेटर बैठता है जो एक जज की भूमिका संभालते हैं, और बाकी दो पार्टीज जो कोर्ट में लॉयर्स के थ्रू लड़ते थे वही सिनेरियो में उनके वही लॉयर इस आर्बिट्रेटर के सामने उनकी केस पुटअप करेंगे। तो ये आर्बिट्रेशन फोरम आपके लिए एज अ ऑप्शन अवेलेबल रहता है फॉर सोसाइटी मेंबर्स जब कभी भी देर इज़ अ डेविएशन फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट और देर इज़ अ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ रीडेवलपमेंट। सेकेंड, आर्बिट्रेशन एज अ प्रोसेस थोड़ी नई कंसेप्ट रहती है सोसाइटी मेंबर्स के लिए बिकॉज डे टू डे रूटीन ऑपरेशंस ऑफ सोसाइटीज़ में आर्बिट्रेशन एज अ रिक्वायरमेंट कभी आती नहीं है सोसाइटी मेंबर्स के लिए, क्योंकि उनके लिए कोऑपरेटिव कोर्ट्स या डेप्यूटी रजिस्ट्रार ऑफिसेस रहते हैं फॉर देम टू गेट सर्टन इश्यूज सॉर्टेड। सो आर्बिट्रेशन नोटिस के बाद नोटिस ऑफ डिस्प्यूट भेजने के बाद और इन्वोकेशन के बाद आर्बिट्रेशन चालू हो सकता है, बट उसका एक प्री कंडीशन है कि दोनों पार्टीज़ ने कंसेंट देने के बाद ही आर्बिट्रेशन चालू होता है, और प्रैक्टिकली मोस्ट ऑफ द टाइम्स दोनों पार्टी कंसेंट नहीं देते डिस्प्यूट्स को। तो एक पार्टी आर्बिट्रेशन चालू करने के फेवर में रहता है तो दूसरा पार्टी नेचुरली अपोज करने जाता है। तो इसी के लिए आर्बिट्रेशन चालू करने के लिए भी आपको एक बारी कोर्ट जाना पड़ता है, हाई कोर्ट, जिसमें आप आर्बिट्रेशन का एक पिटिशन फाइल करते हो, सेक्शन 11 पिटिशन। एक आर्बिट्रेशन हो गया, दूसरा हो गया कोर्ट। सो ये दोनों भी सेम चीज़ें, जस्ट टू अंडरस्टैंड, ये दोनों भी सेम चीज़ें हैं, और यू नीड अ सेपरेट आर्बिट्रेटर फॉर डिफरेंट केस एंड गो कोर्ट फॉर डिफरेंट केसेस। हाउ, व्हाट इज द रिलेवेंस? ये एक ऐसा यूनिक सीक्वेंस है कॉम्बिनेशन वाइज जिसमें आपको कोर्ट से आर्बिट्रेशन में आना है। ओके, तो कोर्ट को आप क्यों अप्रोच कर रहे हो? टू स्टार्ट योर आर्बिट्रेशन। और समटाइम्स सिचुएशन इतनी सेंसिटिव रहती है या अर्जेंसी ऐसी रहती है कि शायद जो सोसाइटी को जो चाहिए वो अगर टाइमली सोसाइटी को एज अ सोल्यूशन या रिलीफ नहीं मिला तो शायद डेवलपर कुछ ऐसा कर बैठे जो रिवर्स करना डिफ़िकल्ट हो। तो इसी सिनेरियो के लिए कोर्ट के पास आप एक अर्जेंसी पिटीशन में भी जा सकते हो बिफोर स्टार्टिंग आर्बिट्रेशन। ओके, थोड़ा ये कॉम्प्लेक्स होगा हाँ। बट इट इज़ अ मैंडेटरी प्रोसेस कि आप सेक्शन 11 जो आर्बिट्रेशन चालू करने के लिए अपॉइंटमेंट के लिए आप इन्वोक कर सकते हो ऑफ आर्बिट्रेशन एक्ट, सेक्शन 11 ऑफ आर्बिट्रेशन एक्ट, और उसी में सेक्शन 9 भी है जिसमें आप इंटरिम रिलीफ्स ले सकते हो, यानी ऐसे रिलीफ जो जिसके लिए आप वेट नहीं कर पाओगे, आर्बिट्रेशन चालू हो के गाड़ी आगे बढ़ेगी। तो उसके लिए भी आपको वही कोर्ट जो अपॉइंटमेंट के लिए सपोर्ट देता है, मोस्ट ऑफ टाइम्स वही कोर्ट आपको इंटरिम रिलीव्स भी देगा, सो दैट आपको जो ग्रीवियंस है उसके लिए एक तरीके का स्टेटस को मेंटेन किया जाए एंड देन आर्बिट्रेशन चालू हो, और फिर आर्बिट्रेटर डिसाइड करेगा कि जो डिमांड्स है, जो ग्रीवेंस है सोसाइटी के, वो बराबर है या गलत है, या डेवलपर एट डिफ़ॉल्ट है या नहीं है, और उस हिसाब से फिर डिस्प्यूट को हैंडल किया जाएगा। देयर इज एब्सोल्युटली नो वर्क ऑफ रेरा एज ऑफ नाउ। डू यू थिंक कि रेरा को इस पे भी कुछ रूल्स लाने चाहिए, जैसे हाउ ही इज़ प्रोटेक्टिंग इंटरेस्ट इन फर्स्ट टाइम बाइंग, तो सिमिलरली इस पे भी वैसे कुछ लाना चाहिए, और सम स्पेसिफिक
authority should come in picture like this to take care, because आज हम लोग देख रहे हैं कि lot of redevelopment are upcoming. All other cities are also witnessing redevelopment. So क्या ऐसा कुछ authority आना चाहिए इंडिया में जहाँ पे redevelopment के लिए ही कुछ clauses बनाना चाहिए? I personally feel there should be an authority, dedicated tribunal. मेरा मानना है कि आगे जाके ये एक रिक्वायरमेंट कम्युनिकेट की जाएगी टाइम टू टाइम गवर्नमेंट्स को कि एक डेडिकेटेड ट्रिब्यूनल सिर्फ रीडेवलपमेंट डिस्प्यूट्स को हैंडल करे, क्योंकि नंबर ऑफ केसेस, नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स आर गोइंग टू इंक्रीज. और अगर थोड़ा उसमें फास्टर अप्रोच रखना है तो शायद हमें रेरा में ही एक एडिशनल डिवीजन बनानी चाहिए. बट वो डिवीजन, मुझे बोलना कि डिवीजन बनाना बहुत आसान है, बट उसके लिए रेरा एक्ट के अंदर बहुत सारे अमेंडमेंट्स सेंट्रल लेवल पे और स्टेट लेवल पे होते हुए आना, वो बहुत लंबी प्रोसेस और मल्टीपल सीक्वेंस का पार्ट है. और शायद रेरा का ऑब्जेक्टिव किधर डेविएट ना हो जाए, बिकॉज जो ऑब्जेक्टिव के साथ रेरा आया है उसका ऑब्जेक्टिव प्रमोटर्स के डिस्प्यूट्स को हैंडल करना नहीं है. उसका ऑब्जेक्टिव प्रोजेक्ट को जो चालू करके ख़त्म करे, उसमें जो न्यू बायर्स है और प्रोजेक्ट का जो लाइबिलिटी और ऑब्लिगेशंस डेवलपर लेता है उसको वो स्क्रूटिनाइज करते रहे. ये चीज़ कोर ऑब्जेक्टिव के साथ रेरा एस्टेब्लिश किया था. तो शायद रीडेवलपमेंट के लिए जो रेरा का एक्सटेंडेड आर्म आ सकता है, उसके लिए पहले बहुत सारे चेंजेस एक्ट में आने पड़ेंगे, तब जाके वो एक रेरा का रीडेवलपमेंट का रिड्रेसल फोरम शायद कॉन्स्टिट्यूट हो. आज के डेट में कोर्ट्स आर वेरी माइंडफुल एंड आर्बिट्रेटर्स आर ऑल्सो डूइंग द नीडफुल. सो करेंटली थोड़ा गैप है अवेयरनेस का. अवेयरनेस अगर जगह पे ठीक से अटेन कर लेती है सोसाइटी मेंबर्स, तो शायद उनको इतनी डेस्परेट भी नीड नहीं है फॉर डेडिकेटेड ट्रिब्यूनल्स. बट यस, प्लानिंग, अप्रूवल, सैंक्शंस एंड स्क्रूटिनी के लिए इट इज़ रिक्वायर्ड. एंड मेरे कुछ अच्छे सीनियर्स हैं जिन्होंने इस चीज़ को एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन सेटअप में, GIRF इनिशिएटिव्स में उन्होंने भी पैनल्स चालू किए हैं, उन्होंने भी सेक्शन 8 कंपनीज चालू की है. उसका मैं डिटेल्स आपके साथ शेयर करना चाहूँगा बाद में, जहाँ पे सोसाइटी मेंबर्स ऐसे डेवलपर्स के साथ जुड़ना चाहती है जो मेंबर्स है उस फोरम्स के, जिन्होंने अच्छा काम किया है. सोसाइटीज़ भी अपने खुद के क्वेरीज, क्वेश्चंस भी फोरम के साथ आती है. और बहुत अच्छा अपडेट जो है मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ. रिटायर्ड रेरा चेयरमैन गौतम चैटर्जी इज लीडिंग दैट फोरम. तो आपके पास एक वेरी वेल एक्सपीरियंस एंड ऑथोरिटी फिगर इज कमिंग टू सॉल्व दैट प्रॉब्लम फॉर सोसाइटी मेंबर्स. तो उसका एक डेवलपमेंट फेज में है अभी, बट आगे जाके दैट विल प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल फॉर सोसाइटी मेंबर्स टू गेट देयर प्रॉब्लम सॉर्टेड अदरवाइज एज वेल. You must be having a client from international cities, I believe, क्योंकि ये केसेस तो वहाँ पे भी NRIs के साथ आते ही होंगे. What differences do you find जो डेवलपमेंट्स वहाँ पे चल रहे हैं और यहाँ पे चल रहे हैं, वो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट होते होंगे आई बिलीव. सो उसके बारे में कुछ बताइए. सो रियल एस्टेट डेवलपमेंट्स अगर हम कंपेयर करने जाते हैं सम ऑफ द लोकेशंस, फॉर एग्जांपल वी हैव क्लाइंट्स फ्रॉम नॉर्थ अमेरिका, लेट्स टेक USA एज एन एग्जांपल. द रियल एस्टेट ट्रांजैक्शन इज डन इन सच अ सीमलेस मैनर, जहाँ पे ब्रोकर ऑल्सो प्लेज अ रोल ऑफ एन एस्क्रो एजेंट. ब्रोकर्स और ब्रोकर will hold the consideration as well as title document with them till that time all the subsequent compliances are not done, and आपको एक visit to broker's office is required to finish the transaction. ये इतना clean and simple transactions होते हैं क्योंकि वहाँ पे title, taxes by default आपको सब record updated मिलता है, तो you know entire history of the property. सो US का एग्जांपल हमने ये एक्सपीरियंस किया हमारे क्लाइंट्स के लिए, हुआ इधर इन एक्वायरिंग ऑफ रियल एस्टेट एसेट्स और इनटू डेवलपमेंट ऑफ रियल एस्टेट एसेट्स. वहाँ पे बहुत सिंप्लीफाइड है. मेजॉरिटी ऑफ द थिंग्स आर डन बाय द पार्टीज in their conference room, in their offices only. The concept of going to registrar's office and taking photo and all doesn't exist in many of the states. ये सारी चीजें जो आप बता रहे हैं, it all happens in the office of a broker. Yes. He takes care of everything. Yes, but they are registered brokers, they are registered escrow agents, they are having that's good training. amount of power in brokers hand. And you will not believe उनके पास agreements का एक form बनाया रहता है. The only thing people have to do is enter the names, fill the details, consideration, timelines and property details. That's it. हाथ से भरते और वो agreement final रहता है.
टाइम कंज्यूमिंग जो यहाँ पे चीजें हो रही हैं, इट गेट्स वेरी And that broker will take care of compliances, taxes, payments, stamp duty, all those things, and the balance consideration will be given to the seller, and the Okay. title document will be given to the buyer. That is how the deal is concluded in less than 1 week's times also. That's interesting. Then talking about other locations, let's talk about UAE for example. We all see a lot of interest coming towards buying properties in Dubai nowadays. Correct. A lot of Indian developers are also trying their hands in Dubai Yes, market. there and- are. I mean, few top developers of Dubai are Indian. Yes, yes. So when it comes to looking Dubai market from buyer's side, it's very safe and very easy to go about. You can go and acquire properties. You have guaranteed assured rental income schemes also coming in, and that's a safer place compared to many other locations, I believe, because Dubai government is backing and they have backed the redevelopment projects pertaining market, the development project pertaining market of real estate in a very standardized manner where developers are given very strict norms and laws to comply with. There cannot be delays in completing any project. Developers of committing a default of one project Okay. can result into suspensions of all other projects for that developer. Are you serious? Yes. I mean, it can lead to. I mean, vanishing of the developer. Has happened to few of the developers. So projects in UAE or Dubai to speak specifically is so critical and so clear in nature for developers to do. Otherwise, negative impact of one project can close your entire business across all other projects also. It can lead to freezing of the bank accounts also. So the government has brought in utmost level of seriousness, and sometimes it can be seen as a draconian way to set the discipline also. I in mean, the I minds really of don't developers. believe this, but still, you are saying that Yes, definitely it yes, must be yes, true. Yes, it has happened. It has happened in many scenarios, many situations, because they look at the management and they don't want to have damage spreading in further projects also from the same management. So there are ways in which they have curtailed further damages that would happen if you let go one default of one project to go about. Okay, and if we talk about some other cities of India, let's say Singapore, if we take an example, we see a lovely developments there. Perfect example. I genuinely enjoy the planned development that Singapore has shown to the world as a perfect example. We have Navi Mumbai as a vision planned, but it has not successfully implemented. But I see Singapore as a good example for any city across India or global to learn from. They have maximum development happening with government's own participation. Out Okay. of 100% residential buildings, you can say 60+% of the buildings are owned by government, and that is given at a very reasonable price for Singaporean citizens or those who are having eligibility to participate in buying properties, Okay. which are governed by the government-backed companies or government-backed PSU companies. So are they government owned or it is like PPP or how is it? It is technically government-owned projects. They are constructed under government supervision, and ultimately the whole buying, selling, So leasing. the and government is doing such well developments there, you are saying? very well. And to add few things on that, the planning of any project is not done in one go. It is always in the larger phase and keeping many parameters in mind, not only just how the development and the construction will look like quality wise, but also at a city level or at a country level, how it's going to affect air circulation across the city, how it's going to be earthquake resistant, construction quality, how it's going to allow future acquisition of, say some part of sea they want to attach it to the country to increase their, ground plinth level, how it's going to benefit, how it's going to supportive in terms of all kind of expansions that the government want to try in near future. Okay. If you see, there are segments and pockets in Singapore where some part is dedicated only for commercial activities. You have downtown. Some part of it is having artificial river flowing through Singapore. Yes. Some part of it is having absolute nature of greenery around it. So when we see Singapore as an example, I'm personally very much impressed by public infrastructure. People prefer using metro than the cars because they have connected all the locations so well. And also, at the same time, the private development is somewhat expensive to go about. There are people who would go for buying properties which are other than the government-backed project. Just to put it simply for understanding, you have to compare what MADA does
in Mumbai for Mahada projects, and then lottery system wise it is released. Yes. Something similar to that Singapore government does, but I would say at much different level and Yes, with a yes, very yes. different level of supervision and quality management. And whatever we have private players doing it, Singapore also has private developers. But the difference between the Mahada as well as private here, also in Singapore, back government as well as Singapore's private players is enormous. I have Okay. been told it's 2 to 3 times more expensive in the private Okay, projects. but then why would people buy from private developer in Singapore rather than going for? Sometimes people have budgets. Sometimes people Okay, want they to want more also luxury. invest into luxury segments. Segment, yeah. Sometimes corporates and companies are investing in those True, properties true. also. Location may matter to some people, but substantial amount of middle income group segment of Singapore population still enjoys in staying I in mean, the these are projects. actually very, small cities, unlike the population of Bombay that we are talking. Let's talk about something similar. I mean, do you have any example of uh, China cities? I mean, city of China. I may not be able to contribute more on the development part, but I have one interesting fact to share. Cities like Shanghai and Beijing, they have a rule wherein they don't allow the citizens of the Republic of China to just come and simply stay in those cities. Are you saying citizen of China themselves can't move to their own city and stay there? Unless they have valid work permit which compels them to stay in the city and which is also backed with a decent number of income source or Okay. decent size of income source. That is also one of the big reason why you would see people seeing a lot of development happening in certain cities, because those cities command certain higher level of taxes which is affordable to certain high level or middle income group level of population of China. Many documentary movies, many documentary articles that we get to see and read about where if they lose jobs, the Chinese population, if working in these big cities, if they lose job, within 2 or 3 months time they have to leave the city also, because Okay. their banking functionings get suspended, their taxes are What about restricting. their home they are owning in So that city? it is depending on kind of property they acquire. So while having jobs, while having ownership on the assets, definitely it's a different scenario. But even just to move there and occupy a tenanted property, like for example, I moved into Mumbai in 2010 without having any asset for myself for any reason. If I was in Beijing without any job in Beijing and I was just trying to move there to stay, I will get a temporary permit to stay for a certain time frame, but I cannot stay there indefinitely. Okay. I will be asked to either vacate or I will be asked to show that whether are you having enough income source to manage and afford the lifestyle and expense of the city like Beijing to go about. Bombay is definitely the best place to stay. Definitely, definitely. It's a place where you get numerous opportunities and flexibilities to try out your luck. Now it's time we know about the most interesting topic of our whole discussion. So let's talk about the book that you are going to release soon. Thank you. Thank you. Tell Yes. us something about that. Exactly उस पे क्या हम लोग को देखने को मिलेगा और what exactly we can get out of it. So my book is about redevelopment, and the title is also very direct, which says 54 legal secrets to know before Okay. you sign redevelopment agreement. My intention behind bringing this book in this form is to share my experiences that I have seen societies going through in my last 15 years of legal professional career. I feel the redevelopment project related process is not very complex. It is made sound like complex by sometimes, unfortunately, some of the lawyers, sometimes developers, or sometimes consultants also don't take efforts to decode or simplify it. That's my attempt in this book, where I'm trying to share concepts pertaining clarity in the simplest language. I'm sharing some list or checklist or do's and don'ts or comparative charts to society members and managing committee who is going to start thinking towards redevelopment. I believe the book will give them more like a toolkit for them to do a right selection, not only just of developer, but also a good PMC, also a good experienced lawyer who can help them in the entire process of redevelopment. So it's going to be a help book for them from the point they think of redevelopment
till they sign the redevelopment agreement. That entire journey has been covered with my sharings and suggestions that are required at a times by society members to adopt before they jump into Why did you redevelopment choose agreement. to publish a redevelopment book instead of any corporate law book? Situation that any society come across for redevelopment is rare. So naturally they don't get exposed to this kind of documentation and legal process that often. So need to spread awareness and need to receive more knowledge is there in this segment compared to my corporate sector pertaining clientele's requirement. And second, it should help society members in solving and removing the hurdles that they generally encounter throughout the redevelopment process to make their journey smoother. I feel Bombay as a place, there is lot is happening in real estate space, and if something like this can come handy to any of the societies who are entering into redevelopment process, it can certainly save time for all of the society members. Otherwise, getting into a bad redevelopment transaction is like signing up for 10 to 15 years of legal litigation, and it's going to help lawyers like us only to get something out of it. So I'm trying to give something back to those needy individuals of societies who can benefit from this and can go into redevelopment process with more informed position. If you have to summarize your book in just one sentence, so how would you do that, and what is that it is going to give out to the public? It's a difficult task for me to summarize it in one line, but my book would be a much needed companion that will take society and the committee members through the journey of redevelopment process without any unexpected or surprises, and will get them through to the first phase, that is from selection to redevelopment agreement, very smoothly. Great, well framed. I mean, I hope people get a lot of importance out of it and able to tackle with developer more smoothly. I wish that happens soon. Yes. So here we start our next segment. It's called rapid fire round. So in this you have to answer every question with shortest, quickest answers. My first question to you: longest time you took to resolve a case? A case that I took longest time would be around 10 years of my working profession, but the case started in 1985. One redevelopment clause that every society member must know. Redevelopment agreement can have exit clause wherein developer can be removed, that they should know. Most frustrating thing about real estate, any clause in real estate law? In real estate law, the frustrating phase could be execution of court orders. You can get orders, but sometimes the delay is on execution. If you had a superpower to create a law in redevelopment clause, so what would that be? I would making every default pertaining scenario covered by insurance. A habit every lawyer must develop who is working in redevelopment. To know more about the feasibility reports and the plans. One book you think everyone must read, or not apart from your book? Find Who, Not How. It's a book written by Dan Sylvian. Best piece of advice you have ever received? You should always solve problems on papers. So write the problem, you'll find half of the solution at least there. So think on paper. A legal myth about redevelopment that you would like to bust? That you can do anything with 51% consent of the society members. If you weren't a lawyer, what other profession or what else you would be doing? Most probably I'll be an architect. That still you have a chance to start. I will definitely pursue that at some point in time. So any final advice for our audience who are looking for future redevelopment? Society members should be fearless. They are investing the biggest thing in the project, that is their ownership of the units and the land, and they are all entitled to demand and get into a best possible negotiation. Okay. And they should not shy away from that at all. Great. It is going to change things for them majorly than for anyone else involved in this project. So they should be completely fearless and demand every possible thing that they are entitled for. Fantastic. So it was really lovely talking so much about redevelopment with you, and hope to see your book soon. And I would request everyone to definitely carry a book of redevelopment, which is written by none other than Mr. Rahul Ingmere.
All the best for your new launch. Thank you for having me and thank you for giving a shout out for my book. I also have a shout out from my side for your book. Great. I would like to give some free copies of my book to your audience as well. Wow. Thank you. That's wonderful. See you then. Thank you. Thank you. If you like this episode, please do subscribe the channel. Thank you.